मीडिया के सभी साथियों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है और आप सबने देखा कि एक जन संवाद कार्यक्रम में एक दिन, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरे दिन मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से अटपटाए हुए नज़र आए, जिस तरीके से बौखलाए हुए नज़र आए, उसके बाद उन्होंने नसीहत दी थी आम आदमी पार्टी को कि विपक्ष को अपनी बात मीडिया के माध्यम से रखनी चाहिए, जन संवाद कार्यक्रम में आके अपनी बात नहीं रखनी चाहिए। हम उनकी नसीहत को स्वीकार करते हैं। आज हम मीडिया के माध्यम से सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी इन सवालों का स्पष्ट तरीके से सरकार की तरफ से इसका फॉर्मल जवाब आएगा। नहीं आएगा तो महेंद्रगढ़ में फिर जा रहे हैं वो जनसंवाद करने। हम अपने सवालों की श्रृंखला को वहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। आज जिस मुद्दे के ऊपर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार का ऐसा नमूना है जैसा आपने शायद हरियाणा की पॉलिटिकल इतिहास में कभी नहीं देखा होगा। इतना खुले रूप से और सीएम ऑफिस के इतने नज़दीक हमने तो ऐसे भ्रष्टाचार का कभी कोई सबूत के साथ जो सामने हो किसी ने ऐसे किया हो कि लाइए मेरे नाम पे कुछ लिख दीजिए, ऐसा भ्रष्टाचार हमने कभी नहीं देखा। और ये महज एक शुरुआत है। आज से हम उस श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें पिछले 8-9 सालों में जो इस सरकार ने प्रोपेगेंडा के माध्यम से एक छवि बना रखी है कि यहाँ खर्ची और पर्ची नहीं चलती, तो आज से हम उस श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम इनका नकाब एक एक करके उतारेंगे और इस सरकार में शामिल एक एक व्यक्ति सिर से पैर तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है वो हम जनता के सामने रखेंगे कि आपके हक का कितने करोड़ों अरबों रुपया इन्होंने खाया है। इस श्रृंखला की शुरुआत हम आज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के प्रिंसिपल ओएसडी हुआ करते थे नीरज दफ्तुआर जी, और बहुत बड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे मैंने सुना। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन वो इस्तीफा क्यों दिया गया, कब दिया गया, जिस कार्यकाल में जितने दिन उन्होंने काम किया उसमें उन्होंने क्या गुल खिलाए, आज उसके डॉक्यूमेंट्स के साथ हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि ऐसा कैसे संभव है कि सीएम साहब के आसपास इतने महत्वपूर्ण पदों पर तैनात व्यक्ति अपने पद पर रहते हुए करोड़ों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करें और उसके बारे में मुख्यमंत्री जी को जानकारी है नहीं है, उनको थी जानकारी नहीं थी, एक्शन क्यों नहीं लिया। ये सब सवाल मुख्यमंत्री जी के पाले में जाएंगे, लेकिन कितना ब्लेटेंट और खुला भ्रष्टाचार है उसका नमूना मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सिलसिलेवार तरीके से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कब कब क्या क्या चीज़ें हुई। 22 फरवरी 2022 इस पूरे कांड की शुरुआत होती है, जिसमें कि 22 फरवरी को एएनए रियल लॉजिस्टिक के नाम से एक कंपनी रजिस्टर हुई। इसके डायरेक्टर सिद्धार्थ लांबा और आशीष चंद्रा जी, और 22 मार्च को अपने बनने के ठीक एक महीने बाद ये कंपनी झज्जर में 9 एकड़ ज़मीन खरीदती है। मैं एक एक करके इन सारी चीज़ों के डॉक्यूमेंट्स भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं एक बार पहले सीक्वेंस आपको बता रहा हूँ। 22 मार्च को अपने बनने के ठीक एक महीने बाद ये कंपनी 5 करोड़ प्रति एकड़, जिसका मार्केट प्राइस आज के दिन में है, ऐसी 9 एकड़ ज़मीन खरीदती है। तो कितने की हुई? 45 करोड़ रुपए की ज़मीन। इनको वो 45 करोड़ रुपए की ज़मीन सिर्फ 2 करोड़ 73 लाख रुपए में मिल जाती है इस कंपनी को। बाकी का पैसा, क्या वो भ्रष्टाचार का पैसा था, वो कैसे पे किया गया? क्योंकि बाकायदा एक कंपनी से वो ज़मीन खरीदी गई। अगर उस कंपनी ने इनको स्पेशल रिलैक्सेशन दिया तो किस आधार पे दिया, किस काम के बदले में दिया, उन सारी चीज़ों को स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन उससे भी अचरज की बात कि जब 22 मार्च 2022 को ये 45 करोड़ की ज़मीन 2.25 करोड़ रुपए में इस कंपनी ने खरीदी, उसके बाद इन्होंने उसके लिए CLU अप्लाई किया। हम पहले की सरकारों में सुनते थे कि CLU का कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार होते थे। इस सरकार ने उन सब को पीछे छोड़ दिया है। 15 अप्रैल 2022 को CLU अप्लाई किया गया, और ये भी ध्यान रखिएगा कि उस वक्त नीरज जी अपने दफ्तर में थे, अपना काम कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी के बेहद करीब रह के अपना काम कर रहे थे।
15 अप्रैल 2022 को ये कंपनी CLU अप्लाई करती है 9 एकड़ ज़मीन के लिए। 19 दिन के अंदर, 12 वर्किंग डेज के अंदर इनको CLU मिल जाता है। 12 दिनों के अंदर इनको CLU मिल जाता है, 12 वर्किंग डेज के अंदर, बिजली की स्पीड से। लेकिन उससे भी अचरज की बात यह है कि जिस कंपनी ने अभी अभी 2.25 करोड़ रुपए दे के ज़मीन खरीदी थी और उस पर वो एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे पूरी प्लानिंग के साथ, उस ज़मीन को उनको अचानक लगा कि पैसे की कमी हो गई है और उन्होंने CLU मिलने से ठीक 2 दिन पहले, 4 मई को CLU मिला है, 2 मई को इन्होंने ये कंपनी बेच दी। डायरेक्टर्स चेंज हो गए इस कंपनी के। आपको जान के हैरानी होगी कि इस बार 2.25 करोड़ रुपए की ज़मीन सिर्फ 75 लाख में बिक गई और कम हो गई। बाकी का पैसा क्या रिश्वत के रूप में, क्या भ्रष्टाचार के रूप में डोनेट कर दिया गया जिनको बेची गई ज़मीन। और ये जान के आपको और भी आश्चर्य होगा, इतना खुला ब्लेटेंट भ्रष्टाचार आज तक हमने नहीं सुना कि जिसको ये कंपनी बेची गई 75 लाख रुपए में, वो कोई और नहीं, नीरज दफ्तवार जी की पत्नी और उनके बेटे हैं। उनको डायरेक्टर बनाया गया इस कंपनी में। और उससे भी अचरज की बात, इसको भी एक बार के लिए माना जाए कि भ्रष्टाचार करते हुए उनको अपीज़ करने के लिए उनको ये रिश्वत देते हुए कम पैसे में बेची गई कंपनी। लेकिन जब ये पता लगता है कि ये सुनियोजित भ्रष्टाचार था और पहले दिन से, जिस दिन से ज़मीन खरीदी गई उस दिन से इस योजना को रचा गया था, तो और ज़्यादा हैरानी होती है कि CM ऑफिस में बैठ कर के कोई व्यक्ति इतने सुनियोजित तरीके से भ्रष्टाचार कर सकता है। उसका पता लगता है इस कंपनी के नाम से। इस कंपनी का नाम है ANA रियल लॉजिस्टिक। A फॉर अनुपम जी, इनकी पत्नी, N फॉर नीरज जी जो साइलेंट पार्टनर की तरह काम कर रहे हैं, उन्होंने डायरेक्टर नहीं बने वो, इसमें सीधे उनका नाम आता, और A फॉर आदित्य, इनके बेटे का नाम। यानी कंपनी बनाई किसी और व्यक्ति ने, लेकिन उसी दिन से ये साजिश रची गई थी कि किस तरीके से ये पैसा घुमा करके 45 करोड़ रुपए की रिश्वत, 45 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार 75 लाख रुपए का दिखा करके बाकी के 44 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। और हमारा सवाल ये भी है कि जिस काम के लिए ये 44 करोड़ रुपए रिश्वत के रूप में दिए गए, हमने तो सुना है कोई 8-10% का रेट चल रहा है इस सरकार में, तो इसका मतलब वो 450 करोड़ का काम तो होगा कोई जिसके लिए भ्रष्टाचार हुआ। तो हमारा सवाल ये भी है कि 450-500 करोड़ रुपए का कोई काम हुआ, क्या CM की नॉलेज में नहीं था वो काम? क्या CM दफ्तर में कोई भी काम 400-500 करोड़ रुपए का अलॉट हो जाता है और उसके बारे में मुख्यमंत्री जी को, उनके अधिकारियों को पता नहीं चलता है? और अगर उनकी नॉलेज में था, चूंकि इसके तुरंत बाद ये सारा भ्रष्टाचार करके, और ऐसे पता नहीं कितने और मामले होंगे, ये सारा भ्रष्टाचार करके उसके बाद साफ सुथरे तरीके से इस्तीफा दे करके उनका बाहर निकल जाना, ये बताता है कि सुनियोजित तरीके से जब आपका काम पूरा हो गया तो उसके बाद आपको साफ सुथरा बाहर निकलने का रास्ता भी दिया गया। अब मैं एक एक करके आपको वो डॉक्यूमेंट्स आपके सामने रख रहा हूँ, जिससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा आपको कि ये पूरी सुनियोजित साजिश कैसे रची गई। ये वो CLU डॉक्यूमेंट है जो ANA रियल लॉजिस्टिक को सिर्फ 12 दिन के अंदर दे दिया गया। इसकी एक कंडीशन भी मैं पढ़ना चाहता हूँ। इसमें ये लिखा गया, ये मान के कि इतना समय तो लगता ही है, इन्होंने कहा है कि अगर आपके एरिया में, साइट में कोई वेरिएशन है तो 30 दिन के पीरियड के अंदर आप उसमें करेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी सरकारी अमला ये मान के चल रहा है कि इससे ज़्यादा ही समय लगता है, इस बीच में अगर किसी को करेक्शन कराना हो तो वो करा सकता है, लेकिन बेचारे ऑफिसर कब तक करेक्शन का इंतज़ार करते। 12 दिन में तो CLU अलॉट कर दिया गया। उसके बाद ये वो रजिस्ट्री है जिसमें 45 करोड़ रुपए की ज़मीन 2.25 करोड़ रुपए में ANA लॉजिस्टिक को दे दी गई। 45 करोड़ रुपए की ज़मीन 2.25 करोड़ रुपए में दी, वो इस रजिस्ट्री में सारे उसके डिटेल्स हैं। लेकिन हमारे लिए सरप्राइजिंग और भी बात है, इसके अंदर जब हम ये देखते हैं कि वो पेमेंट कैसे की गई,
इस 3.25 करोड़ रुपए की पेमेंट कैसे की गई? तो महज 1 महीना पहले बनाई गई कंपनी और उसमें से 5 नंबर चेक, 6 नंबर चेक, 7 नंबर चेक और 8 नंबर चेक सीरीज़ में चेक दिए गए 3.25 करोड़ रुपए के, और 1 लाख रुपए टोटल वैल्यू की कंपनी बनाई गई थी जब इसको रजिस्टर किया गया। इस कंपनी के रजिस्ट्रेशन में मेंशन है कि 1 लाख रुपए टोटल एसेट की कंपनी रजिस्टर की गई है। ये 3.25 करोड़ रुपए इन लोगों के पास कहाँ से आए पे करने के लिए? चेन पकड़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ में वो भी आ जाएगा कि पैसा कहाँ से घुमाया जा रहा है। उसके बाद ये वो MOU है जिसके ज़रिए ANA लॉजिस्टिक को नीरज दफ्तुआर जी के परिवार को हैंडओवर कर दिया गया महज 75 लाख रुपए में, वो भी कई किश्तों में। उसके भी इसमें मेंशन्ड है। दो 5 को, 2 9 को 2 किश्तों में इनको मौका दिया गया कि ये 75 लाख रुपए पे कर सकते हैं, यानी 45 करोड़ रुपए की ज़मीन की डील कर रहे हैं। और उसको इनके लिए इतना सस्ता बना दिया गया कि 75 लाख रुपए भी जो देने हैं वो आप इतने महीनों के अंतराल पे दे सकते हैं। यानी सारा का सारा भ्रष्टाचार का पैसा सेट करके आज के दिन में 45 करोड़ रुपए की ज़मीन इनको 75 लाख रुपए में मिल गई। इसके अंदर ही ये पहले पन्ने पे ही जो इनके वाइफ का और बेटे का नाम है, आदित्य दफ्तुआर सन ऑफ नीरज दफ्तुआर, इनके रेसिडेंस के साथ पूरा एड्रेस इसमें लिखा हुआ है। मुझे लगता है कोई भी सरकारी ऑफिसर इतना ब्लेटेंट नहीं हुआ होगा, और जब तक उसको पता हो कि मेरे ऊपर पॉलिटिकल हाथ नहीं है, सरपरस्ती नहीं है, तब तक इतना खुलेआम भ्रष्टाचार हो भी नहीं सकता कि अपने ही नाम सब कुछ लिखवा ले। ये वो जगह है जहाँ पे ये ज़मीन खरीदी गई है। ये MET सिटी करके एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे ये ज़मीन खरीदी गई है। आप लोगों को ये जानने में सहूलियत रहे कि इसका मार्केट प्राइस क्या है, इसलिए मैं ये डॉक्यूमेंट आपको दिखा रहा हूँ। इसमें मेंशन किया गया है कि 3 एकड़ से ऊपर अगर कोई ज़मीन खरीदता है तो मई 2022 में उसका रेट 12,000 रुपये प्रति मीटर, यानी लगभग 5 करोड़ रुपए एकड़ उसका प्राइस है। ये इस चीज़ को दिखाने के लिए, और हमने क्योंकि ग्राउंड पे भी वेरिफिकेशन किया तो हम उस साइट के, उस जगह के फ़ोटोग्राफ्स भी आपके सामने रख रहे हैं जहां ये प्रोजेक्ट है और जहां ये ज़मीन खरीदी गई है। ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट वहाँ पर है, और ये सोने के भाव में वहाँ पर ज़मीन का रेट लगातार वहाँ पे बढ़ रहा है क्योंकि वो एक SEZ का एरिया है और वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ अलाउड हैं। हमारे इसके पीछे कुछ सवाल हैं सरकार से और नीरज दफ्तुआर जी से भी, क्योंकि वो भी अपनी सफाई पेश करेंगे। काफ़ी नज़दीकी हम सब के आपके रहे हैं, प्रेस से काफ़ी संबंधित रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो स्टोरी देने की कोशिश की जाएगी। मैं एक खुला ऑफ़र नीरज दफ्तुआर जी को देना चाहता हूँ यहाँ से। सवाल सरकार से बाद में पूछेंगे, पहले नीरज दफ्तुआर जी आपको एक खुला ऑफ़र है। अगर आप इस मामले में पाक साफ़ हैं और ये ज़मीन आपने वाकई में 75 लाख रुपए में ख़रीदी है, आम आदमी पार्टी चंदा करके 1 करोड़ रुपया जमा करके आपको देने को तैयार है। इस ज़मीन को किसी भूमिहीन किसान के नाम पे, जिसको हम कहें उसके नाम पे आप करवा दीजिए। हम ये मानेंगे कि आपने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, आपने वाकई में इतने सस्ते में ज़मीन मिल गई थी, 25 लाख का आपको प्रॉफिट भी दे रहे हैं, आप ये ज़मीन किसी भूमिहीन किसान के नाम पे कर दीजिए, हम 1 करोड़ चंदा करने को तैयार हैं। दूसरी बात, हमारा सवाल मुख्यमंत्री जी से भी है, और इसलिए उनसे सवाल है क्योंकि उनकी सलाह थी कि मीडिया के माध्यम से हम अपने सवाल पूछें, सरकार उसका जवाब देगी। तो हम मीडिया के माध्यम से उनसे स्पष्ट तौर पे पूछना चाहते हैं कि क्या आपको नीरज दफ्तुआर जी के इस भ्रष्टाचार की जानकारी थी या नहीं थी? ये हमारा पहला सवाल है उनसे, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सोच समझ के जवाब दें क्योंकि सीरीज़ की पहली कड़ी है आज। तो ये हमारा पहला सवाल है उनसे कि क्या उनको अपने ऑफिस में हो रहे इतने बड़े भ्रष्टाचार की जानकारी थी या नहीं थी। दूसरा सवाल, उनके ऑफिस में या उनकी सरकार में
किसी भी कंपनी या किसी प्राइवेट व्यक्ति को CLU देने के लिए क्या प्रोसीजर अपनाया जाता है, या वो पर्सनल सिलेक्शन बेसिस पर CLU दिए जाते हैं, इसके बारे में सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि आखिर ये CLU 12 वर्किंग डेज में कैसे होता है। हमारे तो बिजली के बिल में करेक्शन भी दे दें तो 12 दिन में नहीं होता। ये CLU कैसे 12 दिन में होता है, उसके बारे में भी मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करनी चाहिए अपनी बात। तीसरी बात, ये न सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला है, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग का भी सीधे सीधे मामला है। पैसा इधर से उधर घुमाया गया है। तो इसमें हमारी रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री दफ्तर से जुड़ा हुआ मामला है, उनके पर्सनल स्टाफ से जुड़ा हुआ मामला है, प्रिंसिपल OSD से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए राज्य सरकार इसमें कोई भी किसी तरह की जांच सही तरीके से नहीं कर सकती। इसलिए हमारी मांग है कि CBI और ED को चार्ज लेना चाहिए और इस मुद्दे में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की और भ्रष्टाचार के मामले की जांच करनी चाहिए, और कौन कौन राजनीतिक रूप से इसमें शामिल हैं उनका भी पता करना चाहिए CBI को और ED को, क्योंकि ऐसा ये अकेला मामला है, ये अभी हमें समझ नहीं आ रहा है। हमारे पास कुछ और जानकारियाँ हैं जिसमें बहुत सारे और ऐसे मामले इस कार्यकाल में हुए हैं और बहुत सारे और शिकायतकर्ता इस मामले में शिकायत कर रहे हैं। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, हमारी जानकारी में मुख्यमंत्री के दफ्तर को इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ लिखित शिकायत की गई है। क्या मुख्यमंत्री ने उस शिकायत का संज्ञान लिया है? क्या मुख्यमंत्री ने वो शिकायत पढ़ी है? क्या उन तक ये शिकायत पहुंचने दी गई है, या फिर उन्होंने इस शिकायत की फाइल को दबा दिया है? कृपया मुख्यमंत्री जी स्पष्ट करें, हमारा उनसे सीधे तौर पे ये सवाल है। इसके बाद मुख्यमंत्री जी के कई अधिकारियों पर अलग अलग समय पर इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं। हम लोगों ने HPSC का मामला भी देखा, हम लोगों ने ये भी देखा, हमने CM सिटी के अंदर तहसील के मामले भी देखे कि किस तरीके से भ्रष्टाचार में तमाम लोगों के नाम आए। हमारा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जी ने अपने आसपास के लोगों को क्लीन रखने के लिए क्या मैकेनिज़्म अपनाया, या फिर जब आप प्रिंसिपल OSD ऐसे लोगों को लगाते हैं अपने यहाँ पे, इसकी सिफारिश आपके पास कहाँ से आई? क्या आप व्यक्तिगत तौर पे इनको जानते थे? क्या एक अधिकारी होने के नाते इनको प्रिंसिपल OSD लगाया, या फिर आपके पास किसी विशेष संगठन से इसकी सिफारिश आई थी जिसकी वजह से आपने इनको इतना महत्वपूर्ण पद और इतनी खुली छूट भ्रष्टाचार करने की दी? इसके बारे में भी मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए। आप लोगों के कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हमारे पास ये जानकारी है कि CM ऑफिस को एक लिखित कंप्लेंट दी गई है। हमारे पास ये डॉक्यूमेंट अलग सोर्स से हमारे पास पहुँचे हैं, लेकिन ये जानकारी पुख्ता तौर पर हमारे पास है कि एक लिखित कंप्लेंट मुख्यमंत्री के दफ्तर में गई है। मैं आपको उसकी, अगर मैं डेट बता सकता हूँ आपको, शिकायतकर्ता का नाम स्पष्ट नहीं है, मैं डेट बता सकता हूँ। 13 मई को ये मुख्यमंत्री दफ्तर में शिकायत की गई है और लिखित में ये शिकायत की गई सब डॉक्यूमेंट्स के साथ। नहीं, मैंने दोनों नाम आपको पढ़ के बताएं, मैं आपको फिर बता देता हूँ। मैं दोबारा बता देता हूँ। वैसे ये डॉक्यूमेंट्स भी हम सारे आपको भेज देंगे, कहीं कोई शक शुबा ना रह जाए, नाम की स्पेलिंग वगैरह में भी कोई गड़बड़ ना हो। सिद्धार्थ लांबा गुड़गांव के रेसिडेंट हैं, आशीष चांदना गुड़गांव के रेसिडेंट हैं। ये दो डायरेक्टर्स थे, और जो दूसरी कंपनी में डायरेक्टर जिनको 75 लाख में बेची गई, उसमें तो दफ्तुआर जी की वाइफ और उनका बेटा डायरेक्टर हैं, वो स्पष्ट है। और जैसे कंपनी का नाम है, उसको अगर सिद्धार्थ लांबा जी को अगर रखना होता तो ऐसे रख लेते अपनी कंपनी का नाम। जिस तरीके से वो डिनोट होते हैं ANA, उससे साफ नज़र आता है कि ये ब्लेटेंट तरीके से और खुली छूट के साथ भ्रष्टाचार किया गया है। मैं इसको बता देता हूँ कि किस तरीके से, कि अगर मुझे आपको 50 करोड़ रुपए रिश्वत देनी है
और मैं किसी चीज़ को जिसकी वैल्यू 50 करोड़ है वो आपको 10 लाख रुपए में दे दूं, तो दरअसल मैंने आपको 49 करोड़ 90 लाख रुपए पे कर दिए और उसका डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैंने 10 लाख रुपए में आपको दे भी दी वो ज़मीन। इस ज़मीन की आज के दिन में मार्केट वैल्यू 45 करोड़ है, वो डॉक्यूमेंट्स पे भी है, वो आप ज़मीन पे जाके भी चेक कर सकते हैं। पहले जिस व्यक्ति ने 2.25 करोड़ रुपए में वो ज़मीन खरीदी, बिजनेस करने के लिए खरीदी, 15 दिन के अंदर उसके पास ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस क्या आ गया कि उसको वो ज़मीन 75 लाख में बेचनी पड़ी और 6 महीने की किस्तों पे बेचनी पड़ी। तो ये सीधे तौर पे इंडिकेट करता है कि इस पैसे को घुमा करके कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचार का पैसा उसमें लगा करके पेपर पे इसकी वैल्यू कम दिखा करके, और जो लोग इसकी जानकारी रखते हैं, जो लोग ईडी में काम करते हैं, सीबीआई में काम करते हैं, हमने कुछ अधिकारियों से भी चर्चा की जो हमारे मित्र हैं, उनका कहना है कि ये सिर्फ डॉक्यूमेंट के बेसिस पे स्पष्ट तौर पे नज़र आता है कि ये सीधे सीधे भ्रष्टाचार हुआ। मैं आपको बता देता हूँ। जब ये 2.73 लाख में खरीदी गई थी, 2 करोड़ 73 लाख में, तब इनका 29 लाख और 34 लाख रुपए, 39 लाख रुपए और 29 लाख रुपए कलेक्ट वो दिखाया गया, जो स्टैंप ड्यूटी जिस पे इन्होंने पे की है, जिस पे स्टैंप ड्यूटी इन्होंने पे की है। ये जो किसान बेचारे वहाँ पे ज़मीनें बेचते थे, उसके बाद वहाँ SEZ डेवलप हो चुका है और उसके बाद मार्केट के प्राइस तो पता नहीं कहाँ से, हाईवे के बिल्कुल पास में ये ज़मीन पड़ती है। तो इसलिए जब आप कलेक्टर रेट पे भी 2.25 करोड़ रुपए में एक ज़मीन खरीद रहे हैं और उस कंपनी को आपने अब ज़मीन नहीं बेची, ऑनरशिप तो कंपनी के पास है, आपने वो कंपनी बेच दी 75 लाख में, तो प्राइमा फेसी ये भी नज़र आता है कि यहाँ तो आपने कलेक्टर रेट भी पे नहीं किया, आपने ज़मीन का हस्तांतरण कर दिया और कलेक्टर रेट तक भी पे नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ये बहुत कुछ साफ साफ है, डॉक्यूमेंट्स में आपके पास भी आएंगे, आप इसको उससे भी नीचे सरकार को भी नुकसान किया। फर्स्ट पेज इसका 13 मई 2023 को सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ CM ऑफिस में कंप्लेंट की गई। नहीं, इसमें दोबारा से ज़मीन को रजिस्टर नहीं कराया गया, इसमें जिस कंपनी के नाम वो ज़मीन थी उस कंपनी के डायरेक्टर्स बदल दिए गए 75 लाख रुपए लेकर के। हाँ, तो वो ये इसमें एक एनॉमली ये भी है जिसकी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं आप, कि जब आपका CLU होने वाला था और उसमें 2 दिन का समय बचा था, आपने इस ट्रांजैक्शन के बारे में कि हम ये कंपनी हस्तांतरित कर रहे हैं, इसके बारे में टाउन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया या नहीं किया? जो प्राथमिक सूचना हमारे पास है, इसकी कोई जानकारी आज तक भी टाउन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट के पास नहीं है, क्योंकि मेमोरेंडम होता है उसमें, और आप आपस में सेटलमेंट करके MOU कर सकते हैं, वो MOU की कॉपी है। मैं यही बता रहा हूँ आपको, वो नहीं किया गया इस केस में, क्योंकि जिस दिन ये MOU साइन हुआ है उसके 2 दिन बाद CLU आया है। अगर उसके बारे में इन्फॉर्म किया जाता तो CLU की प्रक्रिया लंबी हो जाती है, उसमें रीचेकिंग होती है, फिर उसके एफिडेविट्स मांगे जाते हैं, तो वो प्रक्रिया काफ़ी लंबी हो जाती है। 2 दिन बाद उसका CLU का आना अपने आप में ये बताता है कि इन्फॉर्म नहीं किया गया टाउन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट को। सॉरी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि वो रिकमेंड जितना जल्दी कर दें उतना अच्छा है, वरना एक के बाद एक फाइल्स इतनी कंपाइल हो जाएंगी उनके टेबल के ऊपर भ्रष्टाचार की, कि शायद उनका चेहरा दिखना बंद हो जाएगा उन फाइल्स के पीछे। हम इस सीरीज़ को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सर से पैर तक भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। हर डिपार्टमेंट में एक से एक अधिकारी जो CM दफ्तर के सरकार के महत्वपूर्ण महकमों में काबिज हैं, उनको शामिल करके एक एक बड़े बड़े नेता, उनके ऐसे मामले हैं जिसमें करोड़ों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार किए गए हैं, और एक के बाद एक कंप्लेंट्स भी अलग अलग माध्यम से
मुख्यमंत्री जी के पास भी और बाकी विभागों में भी इसकी पहुंचाई गई है। ज़्यादातर केसेस में अफसरों को बहुत ही क्लीन पैसेज दे करके उस सारे सिस्टम से निकाल दिया गया, लेकिन डॉक्यूमेंट्स अभी भी गवाही दे रहे हैं उस सारे भ्रष्टाचार की। एक एक करके वो सारा भ्रष्टाचार हम सामने लाएंगे। और जो प्रोपेगेंडा के ज़रिए इस सरकार ने आज तक ये इमेज बनाने की कोशिश की है कि ये बिल्कुल क्लीन सरकार चल रही है, भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है इसमें, उसका नकाब उतार करके जनता के सामने इनका चेहरा स्पष्ट करेंगे कि जो आपके टैक्स का पैसा है, जो आपकी सुविधाओं पे लगना चाहिए था, वो सारा पैसा मुख्यमंत्री खट्टर जी के नेतृत्व में इस सरकार में भ्रष्टाचार के ज़रिए पूरी तरह से वो अलग अलग प्राइवेट लोगों के हाथों में चला गया। मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि एक कंपनी किसी को अपनी कंपनी किसी को बेचना चाहती है, वो कम पे बेच सकती है, नहीं बेच सकती, उसको अधिकार है नहीं? देखिए, वैसे तो बहुत टेक्निकल इशू है, लेकिन ये कंपनी के हस्तांतरण का मुद्दा हमारा नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि जहाँ से कहानी शुरू हुई और जहाँ पे कहानी ख़त्म हुई, उसमें एक कैरेक्टर जो उस वक्त मुख्यमंत्री जी के दफ्तर में तैनात है वो आता है। कहानी शुरू हुई 45 करोड़ से, कहानी ख़त्म होती है 75 लाख पे। हमारा मुद्दा इस अंतर का है कि ये पैसा कहाँ से पे किया गया। कोई भी आपको 45 करोड़ की चीज़ 75 लाख में तो नहीं देगा। इसका मतलब किसी न किसी माध्यम से उसको दिया गया। कैश में दिया गया क्या, ब्लैक मनी दिया गया क्या, हवाला के ज़रिए पहुंचा क्या, वो पैसा कहाँ से गया, क्या रिश्वत के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया और उसके बदले में कोई बड़ा काम कर दिया गया, वो पैसा कहाँ से पहुंचा, किसने दिया, ये एक बड़ी चेन है जिसमें भ्रष्टाचार के और बहुत से मामले भी उजागर हो सकते हैं अगर इस चेन को एजेंसी पकड़े तो। ये वो इस सब में इसमें है, ये कंपनी से ख़रीदा है इन्होंने, एक और कंपनी से ये ज़मीन खरीदी है और वो पूरा इनका एग्रीमेंट है, जो रजिस्ट्री हुई है उसमें सेलर भी है, बायर भी है, उनके डिटेल्स भी, एड्रेसेस भी हैं, वो सारे हम आपको हैंड ओवर कर देंगे डॉक्यूमेंट्स। मैं वही बता रहा हूँ कि इस जो पूछने का कारण है ना, जिस कंपनी ने बेची वो मैं इसमें बता शामिल हुई होगी, तो मैं बता देता या हूँ नहीं होगी? मैं बता देता हूँ कोई 2.5 करोड़ में क्यों बेच रही है? अगर 45 करोड़ की बेच, तो उस कंपनी का भी बीच में शामिल होना चाहिए। बेचने वाले ने कब खरीदी सर ये? मैं बता देता हूँ। बेचने वाले तो उसको राइट्स चाहिए होगी, कोई तो राइट्स ऐसी जाने वाली है। ये इस रजनीश सहवाग गुड़गांव के ही निवासी हैं, वो इसमें लिखा गया है। हाँ, रजनीश सहवाग सहवाग। और जानना ही चाह रहा हूँ कि जिस कंपनी ने बेची है, वो आप ये कह रहे हैं कि 45 करोड़ की जमीन उसने 2.5 करोड़ में बेची कैसे? वो बेचने वाले भी तो इसमें शामिल है तब में, या नहीं है? नहीं, ऑब्वियसली एक मतलब ताली एक हाथ से थोड़ी, ताली एक हाथ से नहीं बच सकती है। हम इसीलिए इसमें इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं कि पैसा कहाँ से कहाँ गया, किस काम के एवज में गया, वो चेन तभी खुल सकती है जब इसमें इन्वेस्टिगेशन हो प्रॉपर। और ये तो 1 मिनट में पकड़ में आ जाएगा, इतना ब्लेटेंट है, इतने खुले तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है कि ना तो इसको जस्टिफाई किया जा सकता। और मैं कहता हूँ कि 45 करोड़ को 1 मिनट के लिए भूल भी जाएं, अगर 3.25 करोड़ रुपए की चेन को भी पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वहाँ से भी सारी चेन पकड़ में आ जाएगी कि वो 3.25 करोड़ रुपए भी उनके अकाउंट में कहाँ से आए, जिसने कि अभी 10 दिन पहले कंपनी खोली है। क्या आम आदमी पार्टी ईडी को और सीबीआई को कंप्लेंट देगी इस मामले में? देखिए, मैं इसके बारे में आपको कुछ दिन के बाद बता पाऊंगा, क्योंकि उसका कारण ये है कि जो कंप्लेनेंट हैं वो अभी मुख्यमंत्री दफ्तर में कंप्लेंट दे चुके हैं और शायद वो उससे आगे भी बढ़ेंगे, एजेंसीज़ के पास भी जाएंगे। तो हम पहला अधिकार उन्हीं को देते हैं कि वो इस पर कंप्लेंट करें। लेकिन मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जहाँ मुख्यमंत्री ये कहते हों कि भाई जन संवाद में आके मेरा कार्यक्रम डिस्टर्ब मत करो, हम आपको मीडिया के माध्यम से विपक्ष सवाल पूछे और मीडिया के माध्यम से हम जवाब देंगे, तो हमने उनकी बात को बड़ी रखते हुए, उनका सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री जी का हमने उनकी बात को स्वीकार कर लिया है। लेकिन इसकी मोहल्लत बस उतनी है मुख्यमंत्री जी जितनी आपके अगले जनसंवाद तक की मोहल्लत है। वरना ये कागज़ लेके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ भी पहुँचेंगे और आपसे खुले में सवाल पूछेंगे, जनता के सामने सवाल पूछेंगे, क्योंकि ये जो पैसा इन्वॉल्व है ये सारा जनता का पैसा है। भ्रष्टाचार जो हुआ है वो जनता के अधिकारियों के पद पे बैठ करके हुआ है। आपके ऊपर भरोसा किया था, आपके दफ्तर में किसी ने बैठ के अगर ऐसा किया है तो उसका जवाब तो मुख्यमंत्री जी आपको देना चाहिए। यही मामला अगर देखा जाए आज से 12-13 साल पहले गुड़गांव में रॉबर्ट वाड्रा का भी आया, सस्ते में जमीन खरीद के करके महंगी हो गई, दोनों में कुछ समानता है या अलग अलग मामले? देखिए, वो इसका रिवर्स था एग्जैक्टली
कि आपको पहले से पता था कि ज़मीन में बाद में फ़ायदा होने वाला है और इन्फॉर्मेशन लीक करके आपको पहले वो दे दिया गया, इस तरीके का कुछ मामला उसमें था। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि जब सरकार बदली हरियाणा के अंदर, तो लगातार ये बताने की कोशिश हुई कि निज़ाम बदल गया है तो तरीका भी बदल गया है। हम ये बताना चाहते हैं इन भ्रष्टाचार के मामलों के ज़रिए कि सिर्फ निज़ाम बदला, काम करने का तरीका नहीं बदला। सीएलयू के किस्से तब भी सुनते थे, सीएलयू के किस्से आज भी हम आपके सामने रख रहे हैं। तो जिसको सोच करके जनता ने सरकार को बदला था, जिस चीज़ को सोच करके कि भ्रष्टाचार में कहीं कोई कमी आ जाएगी, उस भ्रष्टाचार में मुझे लगता है इस सरकार ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और आने वाले दिनों में जैसे जैसे आपके सामने मामले आएंगे, मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर्स भी रंगीन होंगे इनके सारे मामलों से उजागर कर करके धीरे धीरे, और स्पष्ट होगा कि इन्होंने पिछले सारे रिकॉर्ड भ्रष्टाचार के मामले में तोड़ दिए हैं। अनुराग जी, आप पूरी सीरीज जो है वो निकालने जा रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर। आप ये बताइए कितने ऐसे सीरीज में कितने एपिसोड जो है वो अभी और आने बाकी हैं? ये मैं खुद भी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि जब मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहा था, दो लोगों ने मुझे तब अप्रोच कर लिया कि हम भी आपके पास आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स के साथ आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो मुझे लगता है जब लोगों के बीच में ये बात जा रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अधिकारियों के बीच में भी बहुत ही ईमानदार अधिकारी भी होते हैं जो पूरी कर्तव्य निष्ठा से अपना काम करते हैं, वो भी हमारी आवाज़ सुन रहे होंगे और उनको भी एक मौका कहीं ना कहीं ये नज़र आएगा कि इस सरकार ने जो भ्रष्टाचार किया उनके देखते देखते उसको कहीं ना कहीं उजागर किया जा सके। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में बहुत लोग अप्रोच करने वाले हैं, बहुत लोग भ्रष्टाचार के मामले लेके सामने आने वाले हैं। अच्छा अनुराग जी, जैसे सीरीज की बात कर रहे हैं तो सीरीज में तो दर्शक बढ़ते हैं तो सीरीज लंबी जाती है, इसमें दस्तावेज बढ़ते जाएंगे तो आप उसको लंबा खींचेंगे। नहीं नहीं, मेरा इसके पीछे पर्पज़ कोई सस्पेंस बनाना नहीं है। मेरा इसके पीछे पर्पज़ सिर्फ इतना है कि हम स्पष्टीकरण का मौका देना चाहते हैं सरकार को कि अगर उनमें कुछ गैरत है और वाकई में अगर उनकी अनदेखी में भ्रष्टाचार हो गया है, और अगर उनको जानकारी मिल गई थी भ्रष्टाचार की और किसी दबाव की वजह से वो उस पर कोई फैसला नहीं ले पाए, किसी संगठन विशेष का कोई दबाव था उनके ऊपर, तो फिर उनको मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी ये बात बता पाएँ। और आज भी अगर एक्शन लेना चाहते हैं, अपना साफ चेहरा दिखाना चाहते हैं, तो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ खुला एक्शन लें। हम उनके इस एक्शन का स्वागत करेंगे। दूसरी कड़ी महेंद्रगढ़ जनसंवाद के बाद है या उससे पहले हो जाएगी? मुझे अगर मुख्यमंत्री जी पे निर्भर करता है, वो जितना जल्दी इसका जवाब देंगे उतना जल्दी उनके सामने प्रश्न दूसरा पूछा जाएगा। देखिए, मुझे विश्वास है, पता नहीं आपको विश्वास क्यों नहीं हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपनी बात पे खरे उतरेंगे, और अगर उन्होंने ये विश्वास का कारण बताता हूँ। ये पिछले ज़्यादा पीछे लेके जाएंगे, जो भी 23 साल के कार्यकाल को बताता हूँ, वैसे तो मैं साक्षी से बता सकता हूँ। आईएनडी की सरकार थी 2000 से 2005, वैसे 19 हुई थी पर दोबारा 2000 से। उस वक्त कांग्रेस पक्ष में ज़्यादा थी, तो उन्होंने कहा कि माइनिंग स्कैम और ये स्कैम, ये सीएलयू स्कैम, उस वक्त भी ऐसा लगाया था। तो ज़्यादातर सरकार कहती थी कोई बकवास है, ये सब पक्ष वाले झूठ बोलते हैं, उसमें कोई मुद्दा नहीं। फिर जब कांग्रेस का राज 10 साल रहा तो बीजेपी आम आदमी पार्टी तब तक हरियाणा में उतनी स्टेट की जितनी आज है, उस वक्त तो आईएनएलडी थे और बीजेपी थी। तो इसी इसी यहाँ पर जहाँ पर इसी पर ही आके बीजेपी ने ये लैंड स्कैम, सीएलयू, रॉबर्ट वाड्रा, ये सब बहुत सारे ऐसे स्कैम निकालने शुरू किए, और उस वक्त भी सरकार कहती सब झूठ है, बकवास है, कोई नहीं। तो उन दो का आधार लेते हुए और अभी जो आप कह रहे थे, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप अपना बताओ एक्शन क्या लगता है, उनके अब एक्शन पता है। मुझे लगता है कि अगर सरकारें चाहें तो ये सिलसिला टूट सकता है। पंजाब सरकार ने इसमें एक बहुत अच्छी पहल की है, जो मुझे आपके वाक़े से याद आ गई, कि एक ग्रीन जो उन्होंने स्टैम्प निकाला है कि आपको इन सारी चीज़ों से निजात मिल सकती है। अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं, ग्रीन स्टैम्प का इस्तेमाल कीजिए, बाकी सब सिरदर्दी सरकार की है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको स्पेशल तरीके से जाके वो अपने लिए सीएलयू निकलवा लाए या अपना परमिशंस निकलवा लाए और उसको बदले में पैसा देना पड़े। सब ग्रीन स्टैम्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी पहल है, और ऐसी पहल किसी भी ट्रांसपेरेंट सरकार में हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, बस ऐसा है कि सही व्यक्ति सही जगह पे नहीं है।